नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डिक्के स्टोरी चैनल पर। मेरे मित्र शेखर की बेटी की शादी थी। उसने मुझे एक दिन पहले आने का आग्रह किया था, मगर कुछ विशेष कारण बस मैं नहीं आ सका। फिर भी मैं शादी वाले दिन दोपहर से पहले ही पहुंच गया था। मुझे देखकर वो बहुत खुश भी था और थोड़ा नाराज भी। उसे नाराजगी इस बात की थी कि मुझे कल बुलाया था तो मैं क्यों नहीं आया। हाँ, उसे नाराज होने का पूरा हक था, क्योंकि वो मेरे बचपन का यार था। जन्म से लेकर कॉलेज तक हम साथ ही पले बढ़े और फिर काम की खोज में अपने रास्ते निकल गए थे। जब मैं वहां गया तो देखा शेखर ने काफी बड़ा घर बनवा लिया था। क्योंकि हम बचपन से घर आते जाते थे, सो मैं उसके घर कहीं भी आ जा सकता था। इसलिए मैं अंदर चला गया और मेरी नजरें अपने जान पहचान वालों को ढूंढने लगी। मैंने देखा कि शेखर की माँ जी और दोनों बड़े भाई कहीं भी नजर नहीं आ रहे थे। फिर सोचा, भाई तो कहीं ना कहीं किसी काम में उलझे होंगे, मगर माँ जी को तो होना चाहिए। मैंने किसी से पूछा कि नेहा की दादी जी कहाँ है, कहीं दिखाई नहीं पड़ रही। उसने जवाब दिया, साहब मैं तो काम वाला हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। मैं तुरंत शेखर के पास पहुंचा और पूछा, यार माँ और भाई लोग नहीं दिख रहे, कहाँ है वो सब। तब वो बोला, यार बुरा मत मानना, मैंने घर से किसी को नहीं बुलाया। उनकी इस बात को सुनकर मैं सन्न रह गया। मुंह से सिर्फ इतना ही निकला, क्यों भाई तूने ऐसा क्यों किया। तब शेखर बोला, यार मैं जिस घर में नेहा की शादी कर रहा हूँ वो बहुत ही मॉडर्न लोग हैं। लड़का तो बड़ा सरकारी अफसर है और उसका बाप काफी बड़े ओहदे से रिटायर है। यार मैं नहीं चाहता कि मेरी तरफ से कुछ ऐसा प्रस्तुत किया जाए जो लड़का या लड़के वालों को बुरा लगे। भाई होने के नाते मुझे उन लोगों को आगे आगे रखने की भी व्यवस्था रहती। मैंने यही उचित समझा कि उनको बुलाया ही न जाए। मेरे मुंह से निकला, बहुत खूब, क्या बात सोची है, वाह, तुम्हारी जितनी भी तारीफ करूं कम है। मुझे फक्र है कि तुम्हारे जैसा महापुरुष मेरे बचपन का दोस्त है। तुमने तो ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी वाली बात करती। वाह बहुत खूब, क्या कहने। इतना कहकर मैं उसे वहीं खड़ा छोड़कर एक तरफ चला गया। वो मुझे बुलाता रहा, मगर मैं आगे चलकर उसकी आंखों से ओझल हो गया और एक चाय की दुकान के, तो तुम जानते ही हो भाई लोगों का रहन सहन, क्रियाकलाप और बोल चाल कैसी है, बाहर बेंच पर जाकर बैठ गया। तब मुझे याद आया कि जब शेखर 5-6 साल का था तभी उसके पिताजी की मृत्यु हो गई थी। बड़े भाई तब मात्र 15-16 साल के रहे होंगे और इतनी कम उम्र में ही उनकी कंधों पर घर बार का पूरा बोझ आ गया था। हाई स्कूल के बाद मजबूरन उन्हें पढ़ाई छोड़नी पड़ी थी। उनके 2 साल का छोटा दूसरा भाई था, मगर शेखर और बड़े भाई के बीच कई सालों का अंतर था। उन्होंने भर प्रयास किया था कि मझला भाई अपनी पढ़ाई पूरी कर ले, मगर भाई की हालत देख कर उसने भी पढ़ाई छोड़ दी और भाई के साथ खेती बाड़ी में हाथ बटाने लगा। शेखर भी स्कूल जाने लगा था। अब दोनों भाइयों का केवल एक ही लक्ष्य था कि शेखर ठीक से पढ़ सके। वो खुद चाहे कपड़े पहने न पहने, मगर वो शेखर को अच्छे से कपड़े पहनाते और अच्छे से जूते दिलवाते थे। उन्हें हमेशा टिप टॉप बना कर रखते थे। वो हमेशा कहा करते थे, यार अपना वक्त तो अब गया, अगर शेखर कुछ बन जाए तो अपना तो जीवन सफल हो जाएगा। अब तो सारी आकांक्षाएं आशाएं शेखर पर आकर टिक गई हैं। वो कहते हैं कि मैं नहीं चाहता कि आगे चलकर शेखर ये कहे कि पिता के न रहने पर भाइयों ने मुझे बेसहारा छोड़ दिया। बड़े भाई ने बहुत कहने पर भी अपनी शादी नहीं की। उनके अनुसार जब अपनी संतान आ जाती है तो मनुष्य का मूल परिवार के प्रति उनका कर्तव्य स्थिर पड़ जाता है। हाँ, उन्होंने मंझले भाई की शादी जरूर करा दी, मगर शादी के 2 साल बाद ही उनकी पत्नी चल बसी और फिर उसने भी दोबारा शादी करने की बात नहीं सोची। आज उन्हीं भाइयों के शरीर से शेखर को दुर्गंध आने लगी। जब उनकी नाक को क्या हुआ था, जब भाई पसीने से लथपथ होकर अपने चिंता किए बगैर सीधे उनके पास पहुंचकर पूछते थे, आज स्कूल कैसा रहा। भाई खुद टूटी चप्पलों के साथ खेतों में काम करते थे और इसे राजकुमारों की तरह नई नई फैशन के जूते पहनाया करते थे। तब उनके रहन सहन की चिंता कहाँ गई थी। माँ का दिन रात खाना बनाने और खिलौने में गुजर जाती, तब इनको तनिक भी भाव नहीं थी कि माँ किस तरह अपने शरीर के साथ ज्यादती कर रही है। आज वो माँ 4 औरतों के बीच भी नहीं बैठ सकती।
क्योंकि उनका स्वभाव गांव की गंवारियों की तरह है। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत एहसान फरामोश देखे होंगे, मगर इस श्रेणी का मुझे कोई भी नजर नहीं आया। मैं उम्र भर इसे बहुत ही अच्छा समझता रहा, मगर ये तो बहुत ही निकृष्ट चरित्र का निकला। यद्यपि मैं ये सोचकर शांत हो सकता था, मुझे क्या, ये उनके घर का मामला है, मगर मेरी आत्मा गवाही नहीं दे रही थी। एक बार तो मैंने ये भी सोचा कि नमस्ते कह कर यहाँ से चलता बनूं, मगर ये सोचकर कि इसमें क्या होने वाला है, अचानक मेरे मन में एक संकल्प कर लिया कि जो होगा देखा जाएगा, मगर इसे सबक जरूर सिखा के रहूंगा। मैंने अपना फोन निकाला और एक नंबर मिला दिया। उधर से आवाज आई, जी मामा जी, कैसे हैं और यहाँ क्यों नहीं आए? वैसे मामी जी ने मुझे बता दिया है कि आप तो पहले से ही वहां पहुंच चुके हैं। मैं मामी जी को भी लेकर आ रही हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है, और अपनी सारी व्यवस्था और आगे की रणनीति पूजा को बता दी। उसने जवाब दिया, मामा जी ऐसा ही होगा, अब आप बस तमाशा देखते जाइए। ना ही शेखर ने मुझे कभी बताया और ना ही मैंने ही पूछा कि नेहा की शादी कहाँ से कर रहे हो। वो तो मुझे तब ज्ञात हुआ जब लड़के वालों का कारण मुझे मिला। दरअसल पूजा और कोई नहीं अपितु मेरी बहन की बेटी यानी मेरी भांजी थी, और उसी के देवर के साथ ही शेखर ने अपनी बेटी की शादी तय की थी। पूजा के ससुराल में मेरा उतना ही सम्मान जितना कि मेरे जीजाजी का। चूंकि शेखर ने मुझे कोई कारण नहीं भेजा, बस फोन कर बोला दिया कि भाई आपको तो कारण की जरूरत नहीं, आप तो फोन से ही आ जाएंगे। यहाँ आकर भी मैंने लड़के से अपने रिश्ते की कोई खबर शेखर को नहीं दी थी। मैं घूमता फिरता वापस लौटकर शेखर के घर आ गया और अलग जाकर बैठ गया। अब जो होने वाला था उसके परिणाम स्वरूप मेरा बुरा बनना तो तय था, मगर मुझे इस बात की तनिक भी चिंता न थी। मैं लड़के के परिवार को अंदर तक जानता था। उसके परिवार में बुजुर्गों और बड़ों को जो सम्मान मिलता है वो मैंने कहीं नहीं देखा। लड़के की दादी भी गांव को बिलोंग करती थी, मगर पूरे घर में उन्हीं का रोब चलता। मजाल नहीं कि कोई उसकी मर्जी के खिलाफ काम करे। मगर शेखर बाबू को अपनी माँ में गंवारपन नजर आ रहा था। मैं बैठा बैठा यही सोचे जा रहा था कि आगे क्या होने वाला है। तभी शेखर के फोन की घंटी बजी। नमस्कार होने के बाद शुरू ही लड़के के पिता ने बोला, शेखर भाई, मेरी माँ जी आपकी माँ जी से बात करना चाहती है, जरा फोन उनको दीजिएगा। शेखर के चेहरे का रंग उड़ गया। वो हकलाते हुए बोले भाई साहब, माँ की तबीयत जरा खराब थी सो वो नहीं आई। क्या बात कर रहे हो समधी जी? पोती की शादी हो, दादी की तबीयत खराब हो जाए, ये तो हो ही नहीं सकता। दादी तो ऐसी शख्सियत होती है जो अपने नाती पोतों के लिए मरी हुई भी जी उठती है, और आप कह रहे हैं कि तबीयत खराब होने के कारण वो नहीं आई? ये बात मैं नहीं मान सकता। चलो कोई बात नहीं, बड़े भाई साहब से बात करा दीजिए। हमने तो एक बार भी उनसे बात नहीं की, वो हमारे यहाँ लगन पर भी नहीं आए। उनसे ही पूछ लूं कि वो कैसे हैं। अब शेखर को तो जैसे काटो तो खून नहीं। आखिर उसने झूठ का ही सहारा लिया और वो बोला, भाई साहब, घर पे माँ अकेली रह जाती, इसलिए वो लोग भी नहीं आए हैं। लड़के का बाप बोला, अरे भाई, ये कैसी शादी है जिसमें बुजुर्गों का कहीं अता पता नहीं। माफ करना साहब, मेरे घर में तो मेरी माँ की आज्ञा के बिना कोई भी कार्य संपन्न नहीं होता। बच्चे अपनी माँ से बाद में दादी से पहले अनुमति लेते हैं। अगर वहां से अनुमति नहीं मिलती है तो फिर माँ या मुझसे पूछने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अफसोस कि दादी के जिंदा होते हुए भी पोती की शादी में शामिल नहीं हो रही। माफ करना शेखर जी, आपके संस्कार अगर ऐसे हैं तो आपकी बेटी के कैसे होंगे, ये मुझे अभी से दिख रहा है। ऐसे कुसंस्कारवान लोगों से तो मैं तुरंत रिश्ता तोड़ देता हूँ। तो अब नए बनाने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। शेखर हकलाने लगा, अरे भाई साहब, आप ये कैसी बातें करते हैं? भला इतनी सी बात पर कहीं नाराज हुआ जाता है, और फिर भला एन वक्त पर कहीं ऐसा होता है। मैं पास ही खड़ा सब कुछ सुन रहा था। मैंने पूछा, शेखर क्या बात है, किससे बात कर रहे हो? वो बोला, राजू, समधी साहब का फोन है, वो कह रहे हैं कि हम ये शादी नहीं कर सकते। मैं बोला, ये क्या बात हुई, ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ सामाजिक मर्यादाओं का निर्वहन तो करना ही पड़ता है।
ऐसे आयोजनों में पूरा समाज जुड़ता है। यदि ऐसे होने लगे तो हर कोई यही कहेगा। जरा फोन मुझे देना, मैं बात करता हूँ। शेखर ने फोन मुझे पकड़ा दिया और खुद थोड़ी दूरी पर जाकर खड़ा हो गया। दूरी पर पड़ी कुर्सी पर धम से बैठ गया। मैंने यथोचित अभिवादन के बाद बात प्रारंभ की और जानबूझकर शेखर के पास ही जाकर खड़ा हो गया। मैं बोला, भाई जी, मैं शेखर का दोस्त बोल रहा हूँ। मुझे मालूम था कि उधर से कोई सवाल जवाब नहीं किए जाएंगे। मैंने अपने आप ही बोलना जारी रखा, भाई साहब, ये तो कोई बात नहीं हुई कि आप शादी वाले दिन कह रहे हैं कि ये शादी नहीं हो सकती। मैं थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, आपका कहना अपनी जगह दुरुस्त है, मगर कुछ लोग ऐसे ही होते हैं। जैसे ही बीवी बच्चे जिंदगी में आ जाते हैं, माँ बाप उन्हें कांटों की तरह चुभने लगते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि सभी एक जैसे होते हैं, मगर अब अधिकतर लोग इसी श्रेणी में आते हैं। वो भूल जाते हैं कि उन्हें ये दिन दिखाने के लिए उनके बड़ों ने, उनके माँ बाप ने क्या क्या नहीं किया है। वो भूल जाते हैं अपने सुख दुख की चिंता किए बगैर वो बच्चों को कैसे पालते हैं। अफसोस कि लोग उन्हें भुलाने की दृष्टा कैसे करते हैं। भाई साहब, इनमें इसका कोई दोष नहीं। अब तो दुनिया का चलन सा हो गया है कि काम निकालो लात मारो। आखिर ये भी तो इसी दुनिया का प्राणी है। शेखर मुझे खा जाने वाली दृष्टि से देखे जा रहा था, मगर उसकी चिंता किए बगैर मैं बोले जा रहा था, क्योंकि यही मौका था कि इसे इसकी असली औकात बताने का। मैं थोड़ी दूरी देर रुका, मानो उधर से कोई कुछ कह रहा हो। मैं पुनः बोला, भाई जी, जहाँ तक लड़की का प्रश्न है वो बहुत अच्छी है। उसके संस्कार बिल्कुल अलग है और आपके घर जाएगी तो उसमें और निखार आएगा। कुछ नहीं भाई साहब, बात असली ये है कि हम कुछ ज़्यादा ही मॉडर्न हो गए हैं। हमारे बुजुर्ग बेचारे क्या जाने कि दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। बच्चे अब माँ बाप बनने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने थोड़ा रुक कर बोला, जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमें किसी भी हालत में ये नहीं बोलना चाहिए कि जड़ के बिना शाखा जीवित नहीं रह सकती, भले ही मौसम कोई भी क्यों ना हो। भाई साहब, मैं शेखर की तरफ से आपसे माँ और माँ जी से माफ़ी चाहता हूँ। जी जी, आप चिंता न करें, हम अभी किसी को भेजकर उन्हें बुलवा लेते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, कहकर मैंने फ़ोन काट दिया। शेखर मुझे प्रश्नवाचक दृष्टि से देखे जा रहा था। मैं बोला, भाई शेखर, वो लोग बुजुर्गों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। आप तुरंत व्यवस्था करो कि बारात आने तक आपके भाई और माँ यहाँ जरूर आ जाने चाहिए। उनका साफ कहना है कि बुजुर्ग कैसे दिखते हैं, उनका व्यवहार कैसा है, कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि उनके हर रंग में, हर रूप में सिर्फ दुआएं और ममता टपकती है। और उनके आशीर्वाद के बिना कम से कम मेरा कोई काम नहीं हो सकता। भाई, वो लड़के वाले हैं, उनकी बात से तो इस्तेफाक करना ही पड़ेगा। शेखर चिंता में पड़ गया। मैं बोला, शेखर, तुम्हारा तो यहाँ से हिलना उचित नहीं होगा, क्योंकि दुनिया भर के यहाँ काम तुम्हें ही देखने हैं। किसी और को भेजना ही ठीक रहेगा। उसने थोड़ी देर सोचा और बोला, राजू भाई, हालात कुछ इस कदर से बिगड़ गए हैं कि अब अगर मैं भी जाता हूँ तो वो, यार, ये काम अब तुम्हें ही करना होगा। मैं बोला, ठीक है, अपनी तरह से उन्हें पटाने की भरकस कोशिश करूँगा, मगर मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ और ये भी जानता हूँ कि ये निर्णय तुम्हारा नहीं रहा होगा। कृपा करके जिसने भी तुम्हें ये मूर्खतापूर्ण सुझाव दिया है उससे कहना कि कभी कभी उलझुल सुझाव बहुत भारी पड़ जाते हैं। तुम समझ गए न मैं क्या कहना चाहता हूँ। शेखर बोला, राजू, मैं तुम्हारी बात अच्छी तरह से समझ रहा हूँ। मैं बोला, ठीक है, तुम चिंता मत करना, बारात आने से पूर्व मैं ही आ जाऊंगा। तुम इधर का काम देखो, उधर को मैं संभालता हूँ। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, कहकर मैंने अपनी गाड़ी अपने गांव की तरफ दौड़ा दी। मैं ये सोचते हुए अपने घर की तरफ दौड़े जा रहा था कि शेखर की माँ और भाइयों को कैसे पटाऊंगा। ये ठीक नहीं रहेगा कि शेखर की गलती बताकर परिवार में विघटन पैदा कर दूं। फिर कैसे मनाऊंगा उनको। न जाने कितने डायलॉग मैंने तैयार किए और रिजेक्ट कर दिए। अंत में मैंने तय किया कि सारी गड़बड़ी का भार मुझे अपने सर ही लेना होगा। माँ और भाई लोग मुझे देखकर आश्चर्यचकित रह गए। वो बोले, राजू, तुम्हें तो नेहा की शादी में होना चाहिए था, तुम इधर कैसे? भैया, सारा गुड़ गोबर तो मैंने ही किया है, तो परिणाम भी तो मुझे ही भुगतना पड़ेगा।
भाई बोले, क्या मतलब? क्या बताऊं भैया, सब गड़बड़ हो गया। क्या हुआ? भाई शेखर ने मुझे बोला था, भाई तुम्हें छुट्टी लेकर 3 दिन पहले आना है और तुम्हें ही भैया और माँ को लाना है। मगर क्या करता, मुझे छुट्टी ही नहीं मिली। सो आज उनके पास पहुंचा तो बेहद नाराज हो गया। वो बोला, तुम्हें आने की क्या जरूरत थी? तुम समझते हो कि तुम्हारे बिन शादी नहीं होगी। मैं बोला, माफ कर दे यार, नौकरी में अपनी मनमानी नहीं चलती। फिर वो बोला, मैं तेरे भरोसे था कि तू भाई और माँ को लेकर आएगा। अगर मैं उनसे कहता तो वो आने की खुद कुछ व्यवस्था कर लेते, मगर तेरे चक्कर में सब बेकार हो गया। भैया और माँ सोच रही होंगी कि मैंने खबर तक नहीं की, जबकि सारा दोष तेरा है। तू तो 2 दिन पहले आने की जगह आज आया, और वो भी भैया और माँ के बिना। उसने मुझे बहुत गालियां दी। मैं बोला, माफ कर दे भाई, अपना काम मैं आज कर देता हूँ। और बिना वहां रुके सीधे आपके पास आ गया। आप लोग जल्दी तैयार हो जाओ, देर से पहुंचा तो खा जाएगा वो मुझे। मेरी झूठी कहानी पर उन पर काफी असर नजर आ रहा था। वो बोले, बेटा हम तो तैयार थे, मगर अफसोस कि न शेखर आया न कोई खबर ही दी। मैं कह तो रहा था कि सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। आपको विश्वास नहीं होगा कि अगर मैं और लेट हो गया होता तो सारा तामझाम छोड़कर इधर ही आने वाला था। उसने गुस्से में मुझसे कहा, औरों की तरह तू भी मजे ले, मैं खुद जाता हूँ। भाड़ में जाए व्यवस्था, जो होगा देखा जाएगा। मैंने काफी अनुनय विनय की, तब जाकर वो माना। मेरे इस झूठे वर्णन से माँ काफी प्रफुल्लित हुई और सभी को आदेश दिया, जल्दी से तैयार हो जाओ, कहीं देर न हो जाए। बेचारा शेखर अकेला पड़ गया होगा। मैं सोच रहा था कि हे प्रभु, तूने माँ को इतना सीधा सच्चा और कोमल क्यों बनाया? जरा सी अपने तव भरे शब्द सुनकर ही वो भी हल हो गई। ये अच्छी बात थी कि हमारी टेलीफोन वार्ता अकेले में हुई थी, किसी को कानो कान खबर नहीं हुई कि बड़ा तूफान आने से पूर्व ही टल गया। कुल मिलाकर मैं संतुष्ट था। माँ और भाइयों को असलियत की भाप होने का प्रश्न ही पैदा नहीं हुआ। जैसा कि मैंने वादा किया था, मैं भाइयों और माँ को लेकर बारात पहुंचने से पहले ही पहुंच गया था। मेरा कर्तव्य पूरा हो गया था। लोग बारात की प्रतीक्षा कर रहे थे, मगर मैं एक सोफे पे लेटकर आराम करने लगा। तभी शेखर आया और बोला, उठो और मेरे साथ चलो। मजबूरन मैं उसके साथ चल दिया। मैंने पूछा, बताओ मुझे क्या करना है? शेखर बोला, भाई बारात जनवासी में पहुंच चुकी है, मेरे साथ तुम्हें वहां तक चलना है। हम दोनों जनवासी में पहुंच गए। जैसे ही मैं वहां पहुंचा, पूजा दौड़ते हुए आई और मुझसे लिपट गई। तब तक दूल्हा और पूजा का पति भी आ गया। उन दोनों ने भी मेरे पैर छुए। ये सब देखकर शेखर हैरत में पड़ गया। आखिर माजरा क्या है? ये लोग राजू को कैसे जानते हैं? नेहा की भावी जेठानी इस तरह क्यों लिपट कर प्यार जता रही थी? मैं शेखर को देख मुस्कुराया और बोला, शेखर तुम इनको तो जानते ही होंगे। मैंने पूजा की तरफ इशारा किया। उसने बताया कि इन्हें कैसे भूल सकता हूँ, ये मनीष की भाभी है, यानी नेहा की होने वाली जेठानी। मैंने कहा, बस इतना ही जानते हो? उसने कहा, बस और क्या? मैं मुस्कुराया और बोला, शेखर बाबू, ये और कोई नहीं, मेरी अपनी बहन की बेटी, यानी हमारी भांजी है। अब उस घर में मेरा क्या संबंध है तुम सोचते रहो। मुझे तो पता ही न चलता अगर इसका कार्ड मेरे पास न आया होता। खैर, ये तो एक सरप्राइज था जो तुझे अब पता चला। फिर मैं उधर मुखातिब होकर बोला, चलो आप लोग जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ, हम भी उधर का काम देखते हैं। मैं अपनी पत्नी को साथ लेकर शेखर के साथ घर की तरफ चलती। शेखर पहले तो थोड़ी देर चुप रहा, मगर जब उससे रुका नहीं गया तो बोला, यार तूने बताया ही नहीं कि तेरा इन लोगों से पुराना रिश्ता है। मैं भी चिढ़कर बोला, तुझे जरूरत ही नहीं थी तो क्या बताता। शेखर, पिछले 10 सालों से इस घर को जानता हूँ। इस घर के संस्कार कैसे हैं, लोगों व्यवहार कैसे करते हैं, मैं सब जानता हूँ। वो इस विचार को पूरी तरह से मानते हैं कि शादी मात्र लड़के लड़की के फेरों तक ही सीमित नहीं होती। इसी के साथ दो परिवारों और उनमें निहित संस्कारों का भी सम्मेलन होता है। ये तो अच्छा हुआ कि मनीष के पापा का फोन आ गया, वरना थोड़ी देर बाद मैं स्वयं ही माँ और भैयों को लेने चला जाता। मगर तेरी ये मूर्खता मुझे जीवन भर याद रहेगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद दोस्त।